Okay, my dear students, so today we are going to start with our next chapter, that is the energetics. इसको energy from chemicals भी हम लोग कहते हैं. So let's start with the energy from chemicals. ओके मेरे बच्चों, एनर्जी फ्रॉम केमिकल्स चैप्टर को शुरू करने से पहले इसका मीनिंग क्या है ये समझने जरा. लेट्स सपोज आपके पास ये एक रिएक्शन है, ठीक है जी. किसी भी रिएक्शन में जो चीजें ये टेल वाली साइड पे होती हैं इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट्स, और जो चीजें ये हेड वाली साइड पे होती हैं इनको हम नाम देते हैं जी प्रोडक्ट्स का. So these are the reactants and these are the products. ठीक है जी. अब किसी भी रिएक्शन में मेरे बच्चों, चाहे रिएक्टेंट्स हो या प्रोडक्ट्स हो, कोई भी दुनिया का केमिकल हो, कोई भी चीज हो, उसके अंदर एक छुपी हुई एनर्जी होती है. ठीक है जी. उस छुपी हुई एनर्जी को हम लोग नाम देते हैं जी केमिकल पोटेंशियल एनर्जी का. अब यहां पे एक छोटी सी कंफ्यूजन आप लोग दूर करने हैं कि व्हेनेवर यू पीपल जस्ट लिसन द नेम ऑफ एनर्जी, तो आप लोगों के जहनों में फौरन ख्याल आता है एनर्जी का मतलब कि यार वो कोई चीज शायद गर्म हो. ऐसा नहीं होता. एनर्जी की सिर्फ एक टाइप जो है वो चीजों को हॉट करती है, दैट इज द हीट एनर्जी. ठीक है. अब ये मार्कर है, ये मार्कर के अंदर जो है वो एनर्जी मौजूद है, लेकिन कौन सी है? केमिकल पोटेंशियल एनर्जी. इसको मैं हाथ लगाता हूं तो ये कोई गर्म नहीं है. अगर मैं इसको आग लगा दूं, ठीक है, तो इट विल स्टार्ट बर्निंग, तो इसकी जो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हीट एनर्जी में चेंज होना शुरू हो जाएगी. ठीक है. अब अगर मैं इसको हाथ लगाऊंगा तो इट वुड बी हॉट. क्यों? क्योंकि इसकी केमिकल पोटेंशियल एनर्जी हैज स्टार्ट चेंजिंग इनटू द हीट एनर्जी. तो एनर्जीज की सारी टाइप चीजों को हॉट नहीं करती, ओनली हीट एनर्जी मेक्स द बॉडी हॉट. ठीक है जी. तो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी को दूसरे वर्ड में आप लोग ये समझ लो कि ये चीजों के बॉन्ड के अंदर जो है वो घुसी होती है जी. ठीक है. अच्छा जी. इसी तरीके से प्रोडक्ट्स के अंदर भी एक एनर्जी होती है मेरे बच्चों, जिसको हम लोग उसी तरीके से केमिकल पोटेंशियल एनर्जी का जो है वो नाम देते हैं जी. ओके. सो यू गॉट chemical potential energy in the reactants and you got chemical potential energy in the products. ठीक है जी. अच्छा जी. अब यहां पे हम लोग दो चीजें सपोज कर रहे हैं. पहला काम क्या सपोज कर रहे हैं कि ये जो रिएक्टेंट्स हैं इनमें जो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी है वो हम लोगों ने निकाल के देखी, वो निकली जी 100 जूल. और प्रोडक्ट्स में हम लोगों ने केमिकल पोटेंशियल एनर्जी निकाल के देखी तो वो निकली 70 जूल. ठीक है जी. अब रिएक्टेंट में 100 जूल केमिकल पोटेंशियल एनर्जी है, प्रोडक्ट्स के अंदर 70 जूल केमिकल पोटेंशियल एनर्जी है. तो भाई रिएक्टेंट से ही प्रोडक्ट बने हैं, तो बाकी जो 30 जूल एनर्जी है वो किधर चली गई है? वो 30 जूल एनर्जी मेरे बच्चों यहां से बाहर निकलती है. ठीक है जी. हीट एनर्जी की फॉर्म में, यानी हीट गिवन आउट. ठीक है जी. तो हीट एनर्जी की फॉर्म में 30 जूल जो हीट एनर्जी है वो बाहर निकलती है. तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट बाहर निकलती है मेरे बच्चों, ऐसे रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. और ये हीट निकली है, हीट जहां जहां से गुजरती जाएगी, मैंने पहले ही बताया हीट का काम क्या होता है? चीजों को गर्म कर देना. तो भाई वो जहां जहां से गुजरेगी चीजों को गर्म करती चली जाएगी, तो टेम्परेचर तुम लोगों का राइज हो जाएगा. समझ लगी है? तो ऐसे रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी गिवन आउट होती है, ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. और जब भी कहीं पे भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो वहां पे मेरे बच्चों आप लोगों का टेम्परेचर जो है वो राइज होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा. यानी पहले अगर थर्मोमीटर पे रीडिंग आ रही थी 20 डिग्री सेल्सियस, तो जब ये रिएक्शन होगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, रीडिंग जो है वो 20 से मे बी 40, 50, 60 यानी बढ़ी हुई रीडिंग आएगी.
ठीक है, ये पहला काम हम लोगों ने सपोज कर लिया है। नाउ कंसीडर द सेकंड थिंग। सपोज करें रिएक्टेंट्स के पास 100 जूल की एनर्जी है, लेकिन अब प्रोडक्ट्स के पास एनर्जी जो है वो 140 जूल हो गई है। तो यहां पे अब उल्टा काम हुआ है, बढ़ गई है एनर्जी। तो वो बढ़ी हुई एनर्जी कहां से आई है? वो बाहर से जो हीट है, ठीक है, हीट एनर्जी वो एब्जॉर्ब हो गई है। हीट एब्जॉर्ब, बाहर से हीट एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब हो गई है। तो मेरे बच्चों, अब यहां पे सपोज करें, यहां पे मेरे इर्द गिर्द हीट है, वो सारी की सारी अगर एब्जॉर्ब हो जाए तो हीट मेरे इर्द गिर्द रहेगी नहीं, तो भाई मुझे तो ठंड लगनी शुरू हो जाएगी, टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि हीट जहां से खत्म हो जाए वो जगह ठंडी हो जाती है जी। तो ऐसे रिएक्शंस मेरे बच्चों जिसमें हीट जो है वो बाहर से एब्जॉर्ब होती है, ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जब भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है तो तब आपका टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप करता है। समझ लगी है? तो ये इसका थोड़ा सा इंट्रो था अभी इस चैप्टर का। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इसका पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। एंड द फर्स्ट टॉपिक दैट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसकी डिटेल में हम लोग जो है वो जा रहे हैं। अच्छा जी, एक्सो वर्ड जो है ये निकला है एग्जिट से। आप लोग अगर कभी किसी मॉल में गए हो, वहां पे एग्जिट लिखा होता है, तो एग्जिट का मतलब ही होता है जी बाहर निकलना, गिवन आउट। ठीक है, और थर्मिक जो वर्ड है ये हीट के लिए वर्ड जो है वो इस्तेमाल होता है, थर्मल एनर्जी यानी हीट एनर्जी। आप लोगों ने ये सुना होगा। तो मेरे बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो है फिर इनकी डेफिनेशन क्या होती है? द रिएक्शंस which gives out heat energy to the surroundings are called एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट आर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो उसकी डेफिनेशन आपने लिखनी है, द रिएक्शंस व्हिच गिव्स आउट हीट एनर्जी टू द सराउंडिंग्स, उनको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो कहते हैं जी। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज पे आ जाए। सपोज करें कि आपके पास ये एक बर्तन है यानी वेसल है, और इसके अंदर कोई भी केमिकल पड़ा हुआ है। सो दिस इज माय डियर स्टूडेंट्स द वेसल। ये आपके पास वेसल है और ये इसके अंदर जो है वो केमिकल्स हैं। अब सपोज करें कि यहां पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जी। तो जब भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एक्सो वर्ड का मतलब मैंने आपको बताया है क्या होता है, एग्जिट। तो भाई केमिकल्स के अंदर से जो है वो हीट बाहर की तरफ एग्जिट होगी, बाहर निकलेगी हीट। तो वो जहां जहां से हीट गुजरती जाएगी, ये केमिकल्स भी और ये जो बर्तन है, ये वेसल है, ये भी गर्म हो जाएगा और इनका टेम्परेचर राइज कर जाएगा। यानी अगर थर्मोमीटर रखा हो, उसका टेम्परेचर शो हो रहा है 10 डिग्री सेल्सियस, और 5 मिनट के बाद देखते हो तो टेम्परेचर शो होता है 50 डिग्री सेल्सियस, और वो आपसे पूछता है कि बताओ कि ये कौन सा रिएक्शन है, तो आंखें बंद करके कह दो भाई एक्सोथर्मिक है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर राइज हो गया। और टेम्परेचर राइज कब होता है? जब हीट एग्जिट होती है और जहां जहां से गुजरती है उनको हॉट करती चली जाती है। ठीक है जी। सो द वेसल एंड केमिकल्स बिकम hot after exothermic reactions, and temperature इंक्रीजेस। टेम्परेचर आपका इंक्रीज कर जाएगा जी। यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब अगली चीज जो हम लोग बनाने जा रहे हैं माय डियर, दैट इज द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम।
एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है जी, इसकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसे बनाते हैं ये तरीका देखने हैं। सबसे पहले तुम लोगों ने इस तरह एक ग्राफ बना देना है। वाई एक्सिस के अलोंग तुम लोगों ने लिख देना है एनर्जी, और एक्स एक्सिस के अलोंग तुम लोगों ने लिख देना है रिएक्शन पाथवे। रिएक्शन पाथवे, या कुछ बुक्स में यहाँ पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन भी लिखा होता है, तो दोनों चीजें लिखी हो सकती हैं जी। ठीक है, अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक में देखें जी, यहां पे कंपेयर करें एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी को अगर आप कंपेयर करें तो रिएक्टेंट के पास ज्यादा एनर्जी है, प्रोडक्ट के पास कम एनर्जी है। तो जब भी एक्सोथर्मिक का ग्राफ आपने बनाना है तो रिएक्टेंट ऊपर बनाने हैं, इधर वर्ड लिखते हैं रिएक्टेंट्स, और प्रोडक्ट थोड़ी देर के बाद बनते हैं जब रिएक्शन जो है वो प्रोग्रेस करता है। तो प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल नीचे बनाना है, इनकी एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, यहां पे लिख दो प्रोडक्ट। ठीक है जी, और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के साथ ज्वाइन करने के लिए हम लोग एक पहाड़ बना देते हैं इस तरह करके। ठीक है जी, ये जो पहाड़ बना हुआ है इसमें रिएक्टेंट से लेके, अब यहां पे एक गलती आप लोगों ने कभी नहीं करनी, रिएक्टेंट से लेके और पहाड़ की चोटी तक तुम लोगों ने एक लाइन लगानी है। अब अक्सर टीचर्स और बुक्स में ये इस तरह बना होता है, ये देखें, ये इस तरह करके ये दोनों तरफ जो है वो हेड लगा दिया होता है और इसको कहते हैं ये एक्टिवेशन एनर्जी है। दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ जो एरो होता है वो शो करता है कि ये इधर भी जा रही है, इधर भी बढ़ रही है। तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में रिएक्टेंट से शुरू करते हैं, वहां पे टेल बनाते हैं, और पहाड़ की चोटी पे तुम लोगों ने एरो बनाने हैं जो कि शो कर रहा है कि ये एरो ऊपर की तरफ जा रहा है भाई। ठीक है, तो ये बढ़ रही है, यानी दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी। इसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ये एक्टिवेशन एनर्जी किस ब्ला का नाम होता है जी? मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल देता हूं। सपोज करें हमारे पास यहाँ पे पेट्रोल पड़ा हुआ है। ठीक है जी, क्या पेट्रोल पड़ा पड़ा आपको हीट एनर्जी देनी शुरू कर देगा? नहीं देगा। कब तक नहीं देगा? जब तक एक माचिस की जलती हुई तीली उसके ऊपर नहीं फेंकते। तो वो जो माचिस की जलती हुई तीली है वो उसको क्या देती है? एक्टिवेशन एनर्जी देती है। एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन को शुरू करने के लिए जो थोड़ी सी अमाउंट में उसको हमें एनर्जी देनी पड़ती है, ये रब कर दूं। अच्छा जी, तो एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है पहले ये लिख लो। ये ई ए का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। ठीक है जी, इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। यहां तक समझ लग रही है? उसको एक्टिवेशन एनर्जी का नाम देते हैं। तो यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये है, और ये हमेशा ऊपर की तरफ जा रही होती है, इंक्रीज कर रही होती है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव का मतलब ये ऊपर की तरफ जा रही है जी। अब यहां पे मैं आप लोगों को एक और चीज बता रहा हूं इसी के साथ। ठीक है जी, इसी के साथ एक चीज लिख लें, उसकी डेफिनेशन कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? अ सब्सटेंस दैट increases the rate of reaction। रेट को हम लोग स्पीड भी कहते हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन, बाय lowering the एक्टिवेशन एनर्जी। अच्छा जी, अब मैं यहां पे दो तीन चीजें बना रहा हूं, ये मैंने अभी बता देनी है, ये रफ वर्क के लिए सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं, उसके बाद मैंने ये अभी रफ कर दी। ये देखिए जी, ये हमारे पास ये रिएक्शन है कुछ। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि ये दो रिएक्शन है, इनमें से स्पीड से रिएक्शन कौन सा होगा? याद रखो, जिसका पहाड़ छोटा होगा, ये इसका पहाड़ बहुत बड़ा है,
तो जिसका माउंटेन जितना छोटा होगा मेरे बच्चों, उसकी स्पीड उतनी ज्यादा होती है। ठीक है, तो यहां पे देखिए कैटलिस्ट का काम भी यही है। ये क्या करता है, इंक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। यानी पहले हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ रही थी, अब हम कम एनर्जी देते हैं। ये देखें, ये कम एनर्जी देंगे, यानी इतनी एनर्जी देंगे। सो दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी बाय यूजिंग अ कैटलिस्ट। और ये वाली जो एक्टिवेशन एनर्जी थी, ये विदाउट कैटलिस्ट है। समझ लगी है? दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट की ये प्रॉपर डेफिनेशन होती है। जब भी पेपर में वो आपसे पूछे कि व्हाट इज अ कैटलिस्ट, तो ये इसका परफेक्ट आंसर है कि a substance that increases the speed of reaction by lowering the activation energy। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद अगली चीज पे आगे मेरे बच्चों, द नेक्स्ट थिंग, एक और यहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि कैटलिस्ट जो है उसके बारे में अक्सर मशहूर है कि कैटलिस्ट रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते। ठीक है, सो दिस इज अ रॉन्ग नोशन, जहन में रखें। कैटलिस्ट रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, ठीक है, लेकिन जितना वो यूज होंगे एट द एंड ऑफ रिएक्शन, वो दोबारा से उतना बन जाएंगे। ठीक है जी। मैं इसकी आपको जो है वो एग्जांपल दे रहा हूं। एक रिएक्शन होता है, ये देखें, ये SO2 और O2 मिलके SO3 बनता है, ये एक रिएक्शन है। ठीक है जी, ये रिएक्शन है। अब इसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है उसका नाम होता है V2O5। V2O5 ये कैसे इस्तेमाल होता है, ये देखें, ये V2O5 क्या करता है, ये SO2 को अपनी ऑक्सीजन दे देता है कि ये लो तुम ऑक्सीजन ले लो। SO3 बन गया और खुद ये बन गया V2O4। उसके बाद ये V2O4 जो है ये मजीद ऑक्सीजन के साथ मिलके V2O5 बना देता है। ठीक है, तो अब ये देखें, ये दो इक्वेशंस हैं, इसमें V2O5 यूज हुआ है, दोबारा से रीजनरेट हो गया, दोबारा बन गया है, तो भाई ये कैटलिस्ट है। और इधर भी देखें V2O4 और इधर भी V2O4 है। जो चीज दो इक्वेशन में रिएक्टेंट के दोनों तरफ मौजूद हो वो चीज कैटलिस्ट होती है। यानी दो इक्वेशंस हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड पे दोनों इक्वेशन के अगर वो सेम चीज मौजूद होगी तो वो चीज कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल हो सकती है। ये मैं आपको आसान तरीका बता, पेपर में इस दफा क्वेश्चन आ सकता है कि उसने दो इक्वेशन दी होंगी, ठीक है, और वो ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ V2O5 इन दीज टू इक्वेशंस। तो पहले दोनों इक्वेशंस को देख लें। ठीक है, दोनों इक्वेशन में V2O5 यूज हुआ है, इधर बन गया है, तो कैटलिस्ट है। अगर वो V2O4 की कॉपी मार दे तुम लोगों से, तो ये इधर भी है इधर भी है। यानी अगर वो इस इक्वेशन को ऊपर लिख दे, इसको नीचे लिख दे, यानी इसको ऊपर लिख दे और इसको नीचे, तो ये इस्तेमाल होके दोबारा से ये यहां पे बन जाता है, तो दैट इज आल्सो एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। समझ लगी है? तो जो चीज रिएक्टेंट के रिएक्शन के दोनों तरफ मौजूद हो दो इक्वेशंस में, वो चीज कैटलिस्ट का काम करती है। तो V2O5 इज अ कैटलिस्ट, V2O4 भी दोनों तरफ मौजूद है, ये भी कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। समझ लगी है? तो कैटलिस्ट का काम ही यही होता है कि वो स्पीड को बढ़ाता है, पहाड़ की जो लेंथ है उसको छोटा करके। तो जिस पहाड़ की लेंथ जितनी छोटी होगी उसकी स्पीड उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, ये पेपर में हर बार क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से पूछ लेता है। कैन आई रब दिस वन? Yes, sir. इसको रब कर दूं? Yes. ये अभी तक हमारी एक चीज हुई है, एक्टिवेशन एनर्जी। अब आ जाए दूसरी चीज पे। ये रिएक्टेंट से शुरू होके तुम लोगों ने प्रोडक्ट तक एक एरो लगाना है। हमेशा रिएक्टेंट से शुरू करना होता है एरो, ये ज़हन में रखो। प्रोडक्ट तक एरो लेके आए तो दिस इज कॉल्ड एज द डेल्टा एच। ये डेल्टा एच का मतलब होता है एंथैल्पी चेंज। इसको एनर्जी चेंज भी कहते हैं, एनर्जी चेंज, एंथैल्पी चेंज या हीट चेंज, लेकिन तुम लोग एंथैल्पी का वर्ड इसके लिए याद रखो। और ये एंथैल्पी चेंज, ये देखें, ये नीचे की तरफ डिक्रीज कर रही है, नीचे की तरफ एरो आ रहा है, तो इसका मतलब है भाई ये माइनस में होगी। ये एरो ऊपर की तरफ जा रहा था तो ये पॉजिटिव था, ये नीचे की तरफ आ रहा है तो ये नेगेटिव है। तो कोई भी जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा उसमें पॉइंट ज़हन में रख लो, रिएक्टेंट ऊपर, प्रोडक्ट नीचे, रिएक्टेंट से पहाड़ की चोटी तक एक्टिवेशन एनर्जी। और अगर वो तुम्हें कहे कि कैटलिस्ट यूज किया है तो बनाओ कि कैसा बनेगा,
तो वो पहाड़ की लेंथ को छोटा कर देना, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक का फासला, दैट इज इंथैल्पी चेंज, और ये नेगेटिव होगी। पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है, उसने इक्वेशन लिखी होती है, मसलन SO2 प्लस O2 इज गोइंग टू फॉर्म SO3, और यहाँ पे उसने लिखा होता है डेल्टा H इज इक्वल टू प्लस 40 किलो जूल पर मोल। तो वो कहता है कि इस इक्वेशन को देख के एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाओ। तो अब अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं, P2 में नॉर्मली ये क्वेश्चन आता है, इक्वेशन उसने ऊपर लिखी होती है फर्स्ट पार्ट में, और ये हमें कहता है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जाके चौथे पार्ट में। तो हम लोगों के जहन से वो इक्वेशन निकल चुकी होती है। तो भाई जिस क्वेश्चन में वो तुम्हें कहे कि भाई एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाओ इस रिएक्शन की, तो उस रिएक्शन के जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है उनको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। अगर नहीं करोगे एक नंबर कट जाएगा। तो यहां पे तुम लोगों ने रिएक्टेंट का वर्ड लिख के ये रिएक्टेंट लिखने हैं SO2 और O2, ये वाले, ये प्रोडक्ट लिखने हैं SO3। इंथैल्पी चेंज की वैल्यू अगर गिवन है वो यहाँ पे लिखनी है -40। तो मेरे बच्चों फिर जाके ये डायग्राम कंप्लीट होती है जी। समझ लगी है? तो इसमें तीन चार चीजें ध्यान में रखें, रिएक्टेंट लिख के, और क्वेश्चन के ऊपर जो भी रिएक्टेंट की कुछ चीजें हैं वो जरूर लिखें, प्रोडक्ट की चीजें वो जरूर लिखें, क्योंकि उससे उसको आइडिया होता है कि ये बच्चे ने रट्टा नहीं मारा हुआ, ये इस क्वेश्चन को पढ़ रहा है। क्योंकि नॉर्मली बच्चे एक्सोथर्मिक का वर्ड सुनते हैं बस डायरेक्ट बनाना शुरू हो जाते हैं, ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के नाम नहीं लिखते, जिसकी वजह से जो है ना उनका एक नंबर कट जाता है। ठीक है जी। और अब यहाँ पे ये रिएक्टेंट्स के जो एनर्जी कंटेंट है वो ग्रेटर है, और प्रोडक्ट के पास जो एनर्जी है वो कम है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी लिख लें, द एनर्जी कंटेंट्स of reactants is greater than energy contents of products। ठीक है जी। अब हम अगली चीज जो करने जा रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, वो इसकी एग्जांपल्स हैं। इसकी एग्जांपल में पहली जो इसकी एग्जांपल है दैट इज द कंबस्टन या बर्निंग ऑफ फ्यूल। कोई भी फ्यूल पकड़ लो यार, लकड़ी पकड़ लो, कोयला पकड़ लो, पेट्रोल पकड़ लो, मिट्टी का तेल पकड़ लो, उसको आग लगाओगे तो भाई वो बर्न करना शुरू हो जाएगा। जहां पे बर्निंग आग लगी होगी, आग के पास जाओ तो क्या होता है, हीट निकलती है जी। ठीक है, तो इससे हीट एनर्जी रिलीज होती है। जहां पे बर्निंग हो रही होगी किसी चीज की, वहां पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है वो हो रहा होता है, हीट बाहर निकल रही होती है। ठीक है, दूसरी एग्जांपल में आ जाओ इसकी, दैट इज द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि कोई भी जिंदा चीज हो, जब वो खाना खाती है तो खाने में उसके ग्लूकोज जो है वो उसके ब्लड में चला जाता है हजम होके, और उसके बाद जब वो सांस लेती है तो हवा से जो ऑक्सीजन है वो उसके ब्लड में, और ब्लड से उसकी बॉडी के सेल्स में चली जाती है। ये दोनों चीजें आपस में ज्वाइन करती हैं, तो इनसे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, साथ वाटर बनता है, और साथ हीट एनर्जी निकलती है, जिसकी वजह से मेरे बच्चों हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो गर्म रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो रहता है जी। ठीक है, तो वो किस वजह से होता है, ये ग्लूकोज की वजह से। ठीक है जी। आप लोग चेक कीजिएगा, जिस दिन खाना नहीं खाया होगा उस दिन चेक कीजिएगा, ज्यादा सर्दी बंदे को फील होती है। क्यों? क्योंकि बॉडी में ग्लूकोज की कमी होती है, नो डाउट। मेरे तरह का बंदा, उसमें फैट्स काफी ज्यादा है तो वो यूटिलाइज होना शुरू हो जाती है। लेकिन जो बच्चा जो है वो पहले से बेचारा माड़ी सी जान है जनाब, ठीक है, उसके पास ग्लूकोज नहीं होगा तो उसको जरा करो हाँ, तो वो हीट नहीं प्रोड्यूस होगी बॉडी में, और ऑटोमेटिकली वो जनाब वहीं पे ठिठुरना शुरू हो जाएगा इस सर्दी में। ठीक है जी, तो इसको रेस्पिरेशन कहते हैं। उसके बाद तीसरी इसकी जो एग्जांपल है माय डियर, दैट इज द न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होती है, एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं एसिड, और एक होता है बेस। एसिड और बेस ये आप लोग क्लास 7th 8th में पढ़ चुके होंगे। जब ये आपस में मिलते हैं तो इनसे बनता है सॉल्ट और वाटर। इस प्रोसेस को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो किसी भी एसिड में अगर आप लोग बेस ऐड कर दो तो उस बर्तन को हाथ लगा के देखो तो वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट निकल रही होती है, बर्तन गर्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इसकी फोर्थ एग्जांपल पे आ जाए। फोर्थ एग्जांपल जो है दैट इज फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शंस।
ये आप लोगों ने शायद फिजिक्स में पढ़े हो, फिशन एंड फ्यूजन रिएक्शन। फिशन रिएक्शन क्या होते हैं कि दुनिया का हर वो एटम जिसका जो प्रोटॉन नंबर है, जिसमें जो प्रोटॉन है वो 82 से ज्यादा हो, 82 से ज्यादा प्रोटॉन हो, ऐसा एटम हैवी एटम होता है। और ऐसे हैवी एटम के ऊपर जब हम लोग न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करते हैं तो वो हैवी एटम टूट के उसके दो टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है, उससे हीट निकलती है और 3 न्यूट्रॉन बनते हैं। और वो 3 न्यूट्रॉन जाके आगे फिर 3 हैवी एटम्स को तोड़ेंगे और ये प्रोसेस चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस होती चली जाएगी जो कि अनकंट्रोलेबल होगी। और ये काम कहां पे इस्तेमाल होता है? एटम बॉम्ब में। एटम बॉम्ब में यही होता है भाई, एटम बॉम्ब गिराते हैं तो वो प्रोसेस जो शुरू होता है उसमें जनाब अनकंट्रोल्ड हीट, जो जो चीज रास्ते में आएगी उसको फना करती चली जाएगी, इतनी हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। फ्यूजन रिएक्शन हमारे सूरज के पास होता है। फ्यूजन में क्या होता है, सूरज के इर्द गिर्द का जो एनवायरनमेंट है वहां पे हाइड्रोजन होती है, और वो हाइड्रोजन के दो एटम्स जो हैं उनके न्यूक्लियस एक दूसरे में फ्यूज कर जाते हैं। यानी एक तो होता है ना वो बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग नहीं मैं कह रहा, उनके न्यूक्लियस एक दूसरे में जुड़ के एक न्यूक्लियस बना देंगे। दोनों में एक एक प्रोटॉन था तो वो एक ही न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन आ गए। तो जब एक न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन आ जाएंगे वो हाइड्रोजन नहीं रहेगी, वो हीलियम बन जाएगी। तो उससे भी हीट एनर्जी जनरेट होती है और इससे जो बॉम्ब बनाया जाता है वो हाइड्रोजन बॉम्ब है। और ये हाइड्रोजन बम भी कुछ मुल्कों ने बना लिया है, ये एटम बम से ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। लेकिन इस बम को चलाने के लिए एटम बम की जरूरत होती है क्योंकि उसके लिए हीट एनर्जी बहुत चाहिए। तो वो फिर जब दोनों इकट्ठे चलेंगे तो समझे, मेरा मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला ने सिस्टम सेटल किया हुआ है कुछ इस तरह का कि किसी ने चला देना है तो पता चलना है जी दुनिया सारी जो है वो खुला हो जानी है वैसे ही, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 5। अगर कोई चीज गैस है, गैस से तुम लोगों ने लिक्विड बनाना है उसको, या लिक्विड से सॉलिड बनाना है, तो उसमें से हीट को बाहर निकालते हैं यार। तो इसमें से भी हीट जब बाहर निकलेगी मेरे बच्चों तो दैट वुड बी द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी गैस से लिक्विड बनाना हो या लिक्विड से सॉलिड बनाना हो, पानी को तुमने बर्फ बनाना है, कहां पे रखते हो? फ्रिज में। फ्रिज का काम क्या होता है? चीज में से जो हीट है उसको खींच लेना, बाहर निकालना, यानी हीट बाहर निकलती है, तो भाई वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। यू गॉट इट? चलिए जी, दूसरे रिएक्शन पे आ जाए, ये रख कर दूं, ये इसकी स्क्रीनशॉट ले लो जिसने लेनी है, मैं इसको रख करके यहीं पे मैंने एंडोथर्मिक रिएक्शन कर देना है। अच्छा जी, अगला रिएक्शन जो आपका है दैट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है जी। उसको मैं चेंज करके यहां पे जो है वो कर रहा हूं। सबसे पहली चीज एंडोथर्मिक। एंडो का मतलब होता है जी टेक्स इन या एब्जॉर्ब। टेक्स इन भी कहते हैं या एब्जॉर्ब कहते हैं जी। और क्या चीज को एब्जॉर्ब करते हैं? हीट एनर्जी। सो द रिएक्शंस व्हिच absorbs heat energy from the surrounding are called endothermic reactions, ठीक है जी। जब भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा तो इसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो वो हीट एब्जॉर्ब होके हीट नहीं रहेगी बल्कि वो केमिकल पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। तो आपका जो वेसल और केमिकल्स होगा दे बिकम कोल्ड, वो ठंडे हो जाएंगे आफ्टर एंडोथर्मिक रिएक्शन। और उनका जो टेम्परेचर होगा वो क्या करेगा? ड्रॉप करेगा जी, टेम्परेचर नीचे गिर जाएगा जी। यहां तक क्लियर हो गया? उसके बाद इसकी जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन की, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। उसमें रिएक्टेंट जो है वो नीचे होते हैं और प्रोडक्ट ऊपर होते हैं। तो यहां पे उसी तरीके से एनर्जी और इधर रिएक्शन पाथवे, ठीक है। रिएक्टेंट इसमें नीचे होते हैं और प्रोडक्ट ऊपर होते हैं। ये मैं छोटा छोटा सा लफ्ज लिख रहा हूं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो इनको ज्वाइन करने के लिए ये पहाड़ बना देते हैं। ये रिएक्टेंट से लेके पहाड़ की चोटी तक का जो फासला है वो एक्टिवेशन एनर्जी है। तो व्हाट यू थिंक, इज इट अ स्लो रिएक्शन और फास्ट रिएक्शन? पहाड़ की ऊंचाई देखो भाई कितनी बड़ी आ रही है, इट्स स्लो रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन जितने भी होंगे वो स्लो होंगे। और एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ रही है ऊपर की तरफ तो पॉजिटिव होगी,
अगर कैटलिस्ट यूज करोगे तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा सिर्फ। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो दैट इज यूजिंग द कैटलिस्ट। और रिएक्टेंट से लेके प्रोडक्ट तक का जो फासला है दैट इज इंथैल्पी चेंज, और इसमें एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, सो दैट इज आल्सो पॉजिटिव। ठीक है जी। तो उसके बाद इसमें जो एनर्जी कंटेंट्स होंगे रिएक्टेंट के माय डियर, ठीक है, प्रोडक्ट के ग्रेटर होंगे रिएक्टेंट से। ठीक है, तो प्रोडक्ट के एनर्जी कंटेंट्स दे आर ग्रेटर देन द एनर्जी कंटेंट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, और बाकी ये डेफिनेशन तो वही है, इसकी एग्जांपल्स थोड़ी सी डिफरेंट हैं, वो एग्जांपल्स इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है वो कल शुरू करेंगे। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन बिल्कुल ऑपोजिट है आपका। ठीक है जी, कल इसकी एग्जांपल्स करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, एवरीबॉडी हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।